हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दास संजय में। दोस्तों आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हम आपको पता है कि सीटेट की 2023 को लेकर सीरीज चल रही है हमारी। आज जो हम बात करने जाएंगे, इससे पहले मैंने 3 वीडियो शूट कर दी। आज जो हम बात करेंगे वो हिंदी की पेडागोजी को लेकर करेंगे। आज की क्लास में कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे चांस रहेंगे। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि हिंदी की पेडागोजी की जब हम बात करेंगे तो ये आपको प्राइमरी के स्तर पर भी आप लगा देना और जूनियर के स्तर पर भी आप लगा सकते हो। हम जो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मैं आपको पेडागोजी का शब्द अर्थ की बात करूं तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पेडा प्लस गोगोस। इसका जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है वो बच्चों का शिक्षण शास्त्र माना जाता है। क्या माना जाता है? बच्चों का शिक्षण शास्त्र। और यहाँ पर समझने वाली बात दोस्त ये वाली बात रही कि जब हम बच्चों को हिंदी पढ़ाएं, जब हम बच्चों को हिंदी पढ़ाएंगे और किस स्तर पर पढ़ाएंगे तो आपको पता है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाएंगे। जब हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षण वो हिंदी पढ़ाएंगे तो बच्चों को ध्यान में रखकर हमें हिंदी पढ़ाने के लिए हिंदी पेडागोजी की जरूरत पड़ी थी। मान लीजिए थोड़ा हम भाषा की बात करते हैं कि भाषा के बारे में क्या क्या चीज़ें क्या क्या होना है, तो थोड़ा इसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि भाषा विकास सिद्धांत किसने दिया। तो आपको बता देना दोस्त, चॉम्स्की। और ये 100% आना ही आना है। अगर वो आपसे ये पूछता भाषा समस्या किसने दिया, भाषा समस्या के जनक, तो दोस्त आपको बताना है लॉर्ड मैकाले। कौन बताना है? मैकाले, जो आया था 1835 में, जिसने फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, यानी निस्संदन क्षय का सिद्धांत दिया था। क्लियर बात है? अगर वो दोस्त आपसे ये पूछता है कि द्विभाषा सूत्र किसने दिया, तो दोस्त आपको बताना मुदालियर आयोग ने दिया था। अगर आपसे ये पूछे मुदालियर आयोग कब आया था तो आपको बताना 1952 में आया, 53 में आया। क्लियर बात है? लेकिन इसको नकार दिया गया था, उसकी जगह पर आया था त्रिभाषा सूत्र। और त्रिभाषा सूत्र किसने दिया था तो दोस्त आपको बताना ये दिया था कोठारी आयोग ने। और कोठारी आयोग कब आया था तो आपको बताना 1964 और 66। त्रिभाषा सूत्र वर्तमान में लागू चल ही रहा है, ये वाली बात आपको ठीक है, लेकिन एनईपी 2020 ने इसको लागू कर दिया गया। अब बात यहाँ पर समझने वाली बात ये रहेगी कि जो हमारा त्रिभाषा सूत्र होता है वो क्या होता है। तो त्रिभाषा सूत्र में दोस्त क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 भाषाओं का अध्ययन किया जाता है। कितनी भाषाओं का अध्ययन किया जाता है कि प्राथमिक स्तर से लेकर 3 भाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो 3 भाषाओं को हम कौन कौन सी देखें? पहली दोस्त हमारी होगी मातृभाषा, दूसरी जो दोस्त होगी वो होगी हमारी प्रादेशिक भाषा, और तीसरी जो दोस्त होगी वो होगी हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा। कौन सी भाषा होगी? अंतरराष्ट्रीय भाषा होगी। यानी ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो मैंने लिखा है ये कंपलसरी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखे जाएगा। क्लियर बता? अगर वो आपसे पूछे भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया तो आपको हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत मिलेगा चॉम्स्की ने। अगर वो आपसे पूछता भाषा समस्या के जनक कौन है तो आपको लॉर्ड मैकाले बता देना। अगर वो आपसे पूछे द्विभाषा सूत्र किसने दिया, मुदालियर आयोग ने। लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है, जो एनईपी 2020 ने लागू कर दिया, वो वाली बात पूछी उसने कि त्रिभाषा सूत्र किसने दिया तो आपको बताना कोठारी आयोग। कोठारी आयोग कब आया था? 1964 और 66, जिसके जनक कोठारी आयोगों ने त्रिभाषा सूत्र में दिया था मातृभाषा, जिसका दूसरा नाम आप क्षेत्रीय भाषा भी लिख सकते हैं। कौन सी भाषा लिख सकते हैं? क्षेत्रीय भाषा लिख सकते हैं। और उसके बाद प्रादेशिक और दूसरा अंतरराष्ट्रीय। लेकिन मैं यहां पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, समझने की कोशिश करना। अगर मैं इस मातृभाषा को, अगर मैं इस प्रादेशिक भाषा को, अगर मैं अंतरराष्ट्रीय भाषा को, अगर इन तीनों भाषाओं को मैं कोई संख्या दूं या कोई नाम दूं तो यहाँ पर समझने वाली बात ये रहेगी कि ये जो हमारी होती है ये प्रथम भाषा होती है।
यानी पहले नंबर की, ये जो होती है हमारी द्वितीय होती है, यानी दूसरे नंबर की, ये हमारी तृतीय होती है, यानी थर्ड नंबर की। इस वाली भाषा को हम बनावटी भाषा भी बोल सकते हैं, और इस वाली भाषा को हम स्वाभाविक भाषा भी बोल सकते हैं। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि त्रिभाषा सूत्र कौन कौन सी होती है, और यहां से कंपल्सरी क्वेश्चन मिलने वाला ही है। इसी बीच में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, अगर आप इच्छुक हो तो देखो, अगर आप सी टेट, टेट, सुपर टेट, DSSB, ऑल टीचिंग एग्जाम, NIOS, EMRS, यानी ऑल टीचिंग एग्जाम में आपको साइकोलॉजी और पेडागोजी जिसमें आ रही है, उसके अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 7217377533। नोट्स ऐसे होंगे जो आपके हर एग्जाम को यादगार बना देंगे, जिस एग्जाम के पर्पज से आपने खरीदे हैं। इसी की तर्ज पर अगर आपके कांटेक्ट में कोई UGC नेट की तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर एजुकेशन, इसके भी नोट्स आपको अवेलेबल हैं। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप नोट्स का डेमो ले सकते हैं। अगर नोट्स आपको पसंद आता है तो आप उनको परचेज कर सकते हैं, लेकिन नोट्स ऐसा होगा जो मैंने अपनी खुद हैंड राइटिंग रिटन से लिखा हुआ है। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आप इस नंबर पर नोट कर लीजिए, अगर आप इच्छुक हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल टीचिंग एग्जाम से संबंधित कोई भी आप एग्जाम दे जिसमें साइकोलॉजी और पेडागोजी की बात हो रही हो, आप नोट्स ऐसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। देखो मैंने आपको ये पूरा समझा दिया, ये वाली बात होगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा समझेंगे, तो यहाँ पर ये जानने वाली बात ये रहेगी, अगर वो आपसे ये वाली बात पूछता है कि भाषा कहते कैसे हैं, भाषा होती क्या है, तो देखो भाषा का अगर आपको दूसरे नाम की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा का दूसरा नाम क्या होता है, संप्रेषण होता है। और भाषा का और संप्रेषण का जो अर्थ होता है ना दोस्त, समझना वो क्या होता है, वो आपको बता देना, विचारों का आदान प्रदान। यानी भाषा और संप्रेषण बात एक ही है, और इन दोनों का जो शाब्दिक अर्थ माना जाता है वो विचारों का आदान प्रदान माना जाता है। जिसमें विचारों का आदान प्रदान किया जाता है वो हमारी भाषा कहलाती है। अब भाषा का दूसरा नाम संप्रेषण क्यों लिखा है, क्योंकि संप्रेषण का भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान करना। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसी की तर्ज पर मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए ये मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा है, अगर ये वाली बात मैंने यहाँ पर पढ़ी है तो मैं आपको यहाँ पर दो चीज़ और पढ़ाऊंगा। एक होता है हमारा भाषा अर्जन, और दूसरा होता है हमारा भाषा अधिगम। ये दो चीज आपको समझने के भाषा अर्जन क्या होता है और भाषा अधिगम क्या होता है। तो यहां पर मैं आपको ये वाली बात बताऊंगा कि भाषा अर्जन जो होता है वो एक नेचुरल स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। यानी जब एक बालक जिस माहौल में, जिस वातावरण में रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो भाषा को सीखेगा, उसको चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन कहा गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो भाषा अर्जन है ना, इसको हम किससे जोड़कर लगाएंगे तो आपको बताना मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा। यानी एक बालक स्वाभाविक रूप से जिस माहौल में, जिस वातावरण में, जिस क्षेत्र में रहता है उसके अकॉर्डिंग वो भाषा सीखता है, उसको भाषा अर्जन बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको ये वाली बात बता दूं कि भाषा सीखने की स्वाभाविक जो प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक जो प्रक्रिया होती है वो हमारी क्या कहलाती है तो आपको बताना भाषा अर्जन कहलाती है। वो क्या कहलाती है? भाषा अर्जन कहलाती है। लेकिन भाषा अधिगम क्या होता है तो यहां पर नियम के अनुसार, नियम को ध्यान में रखकर सीखना, ध्यान में रखकर सीखना। या अगर भाषा अधिगम की बात करें कि जहां पर भाषा सीखते समय हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? जहां पर भाषा सीखते समय हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं उसको भाषा अधिगम कहा जाता है।
जिसको मैंने प्रादेशिक यानी द्वितीय भाषा का नाम दिया है। दोबारा समझना, भाषा अधिगम भाषा अर्जन क्या होता है? तो भाषा अर्जन वो होता है दोस्त जहां पर एक बालक नेचुरल स्वाभाविक तरीके से जिस माहौल में जिस वातावरण में रहता है वो चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन कहलाता है, जिसको जन्मजात प्रक्रिया मानी गई है जो मातृभाषा से संबंधित है। लेकिन भाषा अधिगम वो प्रक्रिया होती है मेरे दोस्त जहां पर एक बालक स्कूल में जाकर बनावटी तरीके से नियम को ध्यान में रखकर व्याकरण के अकॉर्डिंग जो भाषा सीखता है वो भाषा अधिगम कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? भाषा अधिगम कहलाता है। अब मैंने आपको यहां पर बताया कि संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ या भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपको बता देना है कि भाषा का शाब्दिक अर्थ या संप्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको यहां पर बताया है विचारों का आदान प्रदान करना। क्लियर बात है? अब यहां पर वो आपसे यह भी पूछ सकता है कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। समझना, वो यहां पर आपसे यह भी पूछ सकता है भाषा के प्रकार कितने, तो आपको बताना 3 प्रकार होते हैं क्रम से। कौन कौन सा होता है? पहला आपको बताना है सांकेतिक भाषा, दूसरा आपको बताना है मौखिक भाषा, तीसरा आपको बताना है लिखित भाषा। क्लियर बात है? अब वो आपसे ये पूछेगा भाषा कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। क्रम से भी पूछ सकता है। अगर वो आपसे पूछे क्रम से भाषा के प्रकार बताइए तो आप बता देना 3 प्रकार हैं। देखो, क्रम से पहली कौन सी आएगी? सांकेतिक आएगी, दूसरी मौखिक आएगी, तीसरी लिखित है। अब यहां से भी क्वेश्चन पुटअप होगा। वो आपसे ये पूछेगा कि भाषा सबसे पहले एक बालक किस भाषा का प्रयोग करता है, तो दोस्त आपको बताना है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। अगर ये पूछे किसी व्यक्ति की पहचान किस भाषा से होती है, तो आपको बताना मौखिक भाषा से होती है। यानी कौन सी भाषा प्रोडक्ट यानी स्थायी भाषा होती है, तो आपको बताना है लिखित भाषा होती है। अब यानी अगर आपसे ये पूछे कौन सी भाषा उत्पाद तैयार कराती है, उत्पाद यानी प्रोडक्ट तैयार कराती है, तो दोस्त आपको बताना लिखित भाषा। अगर आपसे पूछे कौन सी भाषा स्थायी भाषा होती है, तो आपको बता देना है लिखित भाषा। अगर आपसे ये पूछे अस्थायी भाषा कौन सी होती है, तो आपको बता देना मौखिक भाषा होती है। अगर आपसे ये पूछे किसी व्यक्ति की पहचान किससे होती है, तो आपको बता देना है मौखिक भाषा से होती है। किस भाषा से होती है? मौखिक भाषा से। अगर आपसे ये पूछे परिवर्तनशील भाषा कौन सी होती है, तो आपको बता देना है मौखिक भाषा होती है। अगर वो आपसे ये वाली बात पूछ रहा है दोस्त, अगर वो आपसे ये वाली बात पूछ रहा है कि प्रथम भाषा कौन सी होती है, तो प्रथम भाषा हमेशा ये मानी जाती है, ध्यान रखिएगा, मौखिक। अगर द्वितीय भाषा कौन सी होती है, तो आपको बता देना है लिखित भाषा होती है। अब आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी, सर आप ये बता रहे थे कि सांकेतिक पहली भाषा होती है, लेकिन मैंने आपसे यहाँ पर ये बताया है कि एक बालक सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग करेगा, तो आपको बताना है सांकेतिक भाषा को। किसी व्यक्ति की पहचान जो होगी मौखिक भाषा से होती है। आपके लिए प्रोडक्ट यानी उत्पाद कौन सी भाषा तैयार कराती है, तो लिखित भाषा कराती है। लिखित भाषा को कौन सी भाषा माना जाता है, तो द्वितीय भाषा। मौखिक भाषा को कौन सी भाषा माना जाता है, तो प्रथम भाषा के रूप में जाना जाता है। प्रथम भाषा का मतलब होता है एक बालक ढंग से अच्छी तरीके से किसका प्रयोग करता है। अब यहां पर समझने वाली बात, अब इधर आते हैं। मान लीजिए एक बालक भाषा का प्रयोग कर रहा है, किसका प्रयोग कर रहा है? भाषा का प्रयोग कर रहा है या संप्रेषण का प्रयोग कर रहा है, तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विचारों का आदान प्रदान करना होता है। लेकिन एक बालक विचारों का आदान प्रदान करते समय कितने प्रकार की भाषा को प्रकट करेगा, ये कितने प्रकार से विचारों का आदान प्रदान करेगा, तो आपको बताना 3 प्रकार से वो विचारों का आदान प्रदान करता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन से होंगे, थोड़ा इनको समझेंगे। एक होगा दोस्त हमारा सांकेतिक, एक कौन सा होगा? सांकेतिक होगा, दिखाई दे रहा है। एक होगा हमारा सांकेतिक, दिखाई दे रहा है। सांकेतिक होगा, थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा तो मैं दूसरी जगह लिख दे रहा हूं। देखो, एक होगा हमारा सांकेतिक, दूसरा हमारा होगा मौखिक, और तीसरा होगा हमारा लिखित।
बस आपको यहाँ पर ये वाली बात समझनी है कि जब एक बालक विचारों का आदान प्रदान करता है तो कितने तरीके से कर सकता है, तो 3 तरीके से कर सकता है। सांकेतिक, अभी जो मेरे हाथ चल रहे हैं ये सांकेतिक है, अभी मैं बोल रहा हूँ वो मौखिक है, और जो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो हमारी लिखित है, वो हमारी क्या लिखित है। ये मैंने आपको भाषा बताया है। अगर आप इसको डिटेल में चाहते हैं, अगर आप इसको डिटेल में चाहते हैं कि हिंदी की पेडागोजी में डिटेल में मिले, तो आपको मैंने नंबर दिया, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स ऐसा होगा जो पहली बार में आपके सीटेट को पास करेगा, ये मेरी गारंटी है। क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के कौशल कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए भाषा के कौशल कितने हैं, तो आपको बता दें 4 हैं। कौन कौन से? पहला है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये हमारे 4 कौशल माने जाते हैं। कितने कौशल माने? 4 कौशल माने जाते हैं। इनको प्रकार में पूछे 2 भागों में बांटा गया, अभिव्यंजनात्मक और गैरात्मक। ये सब डिटेल में आपको पढ़ा देंगे, आप परेशान मत होइए। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्योंकि मैंने जो सीरीज स्टार्ट की 30 दिन में 30 क्लास की, और 30 क्लास में मैं आपको 90 से ऊपर नंबर दूंगा, ये मेरी गारंटी आप लोगों से। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका।